नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, भारतीय राजस्व सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि वे अपने अपने कार्य क्षेत्रों में इनोवेशन, स्मार्ट और नागरिक केंद्रित कामकाज के माध्यम से भारत की विकास यात्रा में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि काम में जो सत्यनिष्ठा, कड़ी मेहनत और ईमानदारी प्रदर्शित करता है, वो लोगों के विकास की गति तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उनसे सार्वजनिक विश्वास के संरक्षक और वित्तीय विवेक के संरक्षक के रूप में काम करने की अपेक्षा की जाती है। उन्हें निर्णय लेते समय और कार्रवाई करते समय हमेशा सत्य, पारदर्शिता और निष्पक्षता के मूल्यों का पालन करना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज हरियाणा के हिसार में ICAR यानी केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों और लाभार्थी किसानों से संवाद किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में, देश के विकास में, देश के स्थायित्व में किसान का बहुत बड़ा योगदान है। किसान चुनौतीपूर्ण वातावरण में हमारा अन्नदाता है। उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब अन्न की कमी इतनी ज्यादा थी कि अन्न बाहर से आता था। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की ओर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने किसान के लिए जो नारा दिया वो फलीभूत हो रहा है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। देश की अर्थव्यवस्था में, देश के विकास में, देश के स्थायित्व में किसान का बहुत बड़ा योगदान है। किसान चुनौतीपूर्ण वातावरण में हमारा अन्नदाता है। एक जमाना था तब अन्न की कमी इतनी ज़्यादा थी कि अन्न बाहर से आता था। यहाँ पर जो लोग पुराने हैं उनको पता है कि अमेरिका से कैसे गेहूं आता था। लाल बहादुर शास्त्री जी को नारा देना पड़ा, जय जवान जय किसान। यहाँ तक हालात थे कि उन्होंने देश की खाद्य समस्या को पूर्ति करने के लिए कहा कि सप्ताह में एक दिन शाम का उपवास रखो। हम कहाँ थे, अब कहाँ आ गए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान की ओर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने किसान के लिए जो नारा दिया वो फलीभूत हो रहा है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। पर मेरा आपसे अनुग्रह है, एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है यदि अगर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, किसान से जुड़े हुए संबंधित प्रतिनिधि, किसान के हित को ध्यान में रखने वाला उद्योग ये ध्यान दे कि किसान जिस चीज़ को पैदा करता है, पशुधन है, कृषि धन है, उसमें किसान का रोल एक तरीके से खत्म हो जाता है और बाकी लोग उसको टेकअप कर लेते हैं। समय आ गया है जब किसान को सोचना पड़ेगा, किसान परिवार के कृषक पुत्रों को सोचना पड़ेगा कि दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार यदि अगर आज के दिन कोई है तो कृषि उत्पादन से जुड़ा हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुझाव दिया कि अगर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, संबंधित प्रतिनिधि किसान और किसान के हित को ध्यान में रखने वाले उद्योग ये ध्यान दे कि किसान जिस चीज को पैदा करता है वो उसके व्यापार से भी जुड़े तो किसानों को और ज्यादा फायदा होगा। दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार आज अगर कोई है तो वो कृषि उत्पादों से जुड़ा है। किसान के यहाँ सरसों होती है, वो तेल नहीं बनाता है। किसान के यहाँ आलू होती हैं, वो चिप्स नहीं बनाता है। मतलब किसान के यहाँ सब्जियां होती हैं, मार्केटिंग नहीं कर पाता है। किसान का बेस्ट प्रोड्यूस ऑर्गेनिक होता है, बड़ी मेहनत से करता है। ही डज नॉट गेट अ रियल वैल्यू फॉर मनी। सो माई वेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च दैट वी मस्ट हैव अ कोर्स जिसमें किसानों के बच्चे बच्चियां उस कोर्स का फायदा ले सकें।
हाउ टू मार्केट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये इतना बड़ा व्यापार है, द डायमेंशन ऑफ इट इज वेरी वेरी लार्ज, एस्ट्रोनॉमिकल है। उसमें किसान को पढ़ना चाहिए, किसान के बच्चे को पढ़ना चाहिए। आज आप नजर दौड़ाइए, आईआईटी का बच्चा, आईआईएम का बच्चा दूध का व्यापार कर रहा है, सफलतापूर्वक कर रहा है, इज्जत से कर रहा है। इतनी बड़ी पढ़ाई की, किसी भी संस्थान में वो करोड़ों रुपए साल के ले सकता था, पर वो दूध का व्यापार कर रहा है, वो सब्जी का व्यापार कर रहा है, वो दूध के अंदर वैल्यू ऐड कर रहा है। हमारे तो घर में बात है, कहते हैं घर जाए का दिन गिनक दांत। आपने तो घर में प्रतिभा है, बचपनों देखा, हाँ कया करना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हरियाणा में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के 18वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने भारत विरोधी नैरेटिव चलाने वालों पर कड़ा रुख करते हुए कहा कि मुझे पीड़ा होती है जब भारत का कोई नागरिक भारतीयता में विश्वास करने वाला हमारे देश को नीचा दिखाता है, हमारी प्रगति को धूमिल करता है, हमारी संवैधानिक संस्थाओं को कलंकित करता है। I am tempted to quote Dr. B.R. Ambedkar, an architect of our constitution, and his own life has been life of struggle and achievement. He faced challenges in his own way, which you can emulate. I quote, and this, friends, is very important because we find some of us, a very small number of us, not subscribing to this. It pains our heart. How can anyone believing in Bharatiyata, a citizen of Bharat, demean and decry our nation, tarnish our progress, taint our constitutional institutions by going all around the country or outside? Lesson for them is to heed this sage voice of Dr. Ambedkar. What Dr. Ambedkar said, I quote, "You should be Indians first, Indians last, and nothing else but Indians," unquote. उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमृत काल ही हमारा गौरव काल है और अब आपकी असीम ऊर्जा को उजागर करने और आपकी प्रतिभा और क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के दरवाजे खुले हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुजनों का आदर, परिजनों की सेवा और देश का सम्मान आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। A convocation, a milestone in life journey, is not end of your pursuit of knowledge and learning. The learning shall and must continue throughout the life. You are stepping out into the world equipped with knowledge and skills, ready to face new challenges. Avail the opportunities and make your mark. Remember, you are capable of accomplishing incredibly, and so script and execute your own success story. From students, today the degree holders, they become alumni, proud ambassadors of this esteemed institution. As alumni, I appeal you to be ever in live contact with your alma mater. Make it a part of your life. Give back to it as a proud member. So resolve to be in fiscal connect as with your alma mater. A fiscal connect has nothing to do with the quantum of fiscal contribution. But please be in contact in fiscal terms also with your alma mater. This will help the alma mater traverse further journey very impactfully, and the same shall be incremental because of this. No amount is big or small. Amount does not determine your commitment or contribution. Amount does not determine your sentiment. The fact you choose to make an amount available to your alma mater is all important.
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीयता हमारी पहचान है और भारत का हित सर्वोपरि है। हमने जो विरासत पाई है, दुनिया के किसी देश ने ऐसी विरासत नहीं पाई। हमने जो अप्रत्याशित प्रगति हाल के वर्षों में की है, दुनिया उससे अचंभित है। दुनिया में भारत की बढ़ती साख का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने IMF और विश्व बैंक के अनुसार भारत निवेश और अवसर का सबसे पसंदीदा स्थान बताया। You, my young friends, are vanguards of resurgent Bharat. The achievements of young minds in the country have been nothing short of extraordinary. I am talking of those young minds who have already walked out of the universities and have contributed to the growth trajectory of Bharat. They have brought about Bharat to fifth largest economy in the world. They have created an ecosystem in economy that will be the third largest global economy by end of 2030. Our young friends have revolutionized the agriculture sector to creating the third largest startup ecosystem in the world. And the contribution is such that Bharat at 2047 will be a developed nation. Bharat for sure will be Vishwaguru. There is no doubt about it. Our nation has taken great initiatives as lead countries of the world to engage in harnessing emerging disruptive technologies. I am so grateful to the Vice Chancellor, who is the man in command. I was surprised pleasantly that he could focus on this particular area. Friends, disruptive technologies have entered our life. They have entered our workplace. They have entered our office. They have entered our home. We have only to work to secure their channelization for larger public welfare. Alternative intelligence, Internet of Things, quantum computing, machine learning, and green technologies to create cutting-edge products that are changing the way we live and relate to each other. I can tell you, friends, with great satisfaction, quantum computing, we are in the front rank of nations that have bestowed attention on this. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वीर बाल दिवस मनाने के साथ ही देश की आज़ादी के अमृतकाल में नए अध्याय का आरंभ हुआ। दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब विश्व विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा है, तब भारत अहम भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थशास्त्र हो, विज्ञान हो, शोध हो, खेल या नीतिगत मामले, हर मोर्चे पर भारत नई बुलंदियां हासिल करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये भारत का समय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार वीर बाल दिवस पिछले साल 26 दिसंबर को मनाया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि वीर बाल दिवस देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बे का प्रतीक है। वीर बाल दिवस उन सच्चे वीरों के अप्रतिम शौर्य और उनको जन्म देने वाली माता के प्रति राष्ट्र की सच्ची श्रद्धांजलि है। आज मैं बाबा मोतीराम मेहरा, उनके परिवार की शहादत और दीवान टोडरमल की भक्ति को भी श्रद्धापूर्वक याद कर रहा हूं। हमारे गुरुओं के प्रति अगाध भक्ति राष्ट्र भक्ति का जो जज्बा जगाती है, ये उसकी मिसाल थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को विकसित करने के लिए हम संकल्पित हैं। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि वीर बाल दिवस अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाने लगा है। मेरे परिवारजनों, मुझे खुशी है कि वीर बाल दिवस अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाए जाने लगा है। इस वर्ष अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई
और ग्रीस में भी वीर बाल दिवस से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत के वीर साहबजादों को पूरी दुनिया और ज्यादा जानेगी, उनके महान कर्तृत्व से सीखेगी। 300 साल पहले चमकौर और सरहिंद की लड़ाई में जो कुछ हुआ वो अमीट इतिहास है। ये इतिहास बेमिसाल है। उस इतिहास को हम भुला नहीं सकते। उसे आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाते रहना बहुत जरूरी है। जब अन्याय और अत्याचार का घोर अंधकार था, तब भी हमने निराशा को पल भर के लिए भी हावी नहीं होने दिया। हम भारतीयों ने स्वाभिमान के साथ अत्याचारियों का सामना किया। हर आयु के हमारे पूर्वजों ने तब सर्वोच्च बलिदान दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत उस कालखंड से गुजर रहा है जो युगों युगों में एक बार आता है। आजादी के इस अमृतकाल में भारत के स्वर्णिम भविष्य को लिखने वाले अनेक फैक्टर एक साथ जुड़ गए हैं। जब युवा हित को प्राथमिकता मिलती है तो परिणाम कितने शानदार होते हैं। साथियों, आज जब मैं भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने की बात करता हूं तो उसके सबसे बड़े लाभार्थी मेरे देश के युवा ही हैं। तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत होने का मतलब है बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा। तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत होने का मतलब है अधिक अवसर, अधिक रोजगार। तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत होने का मतलब है क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। साल 2047 का विकसित भारत कैसा होगा, उस बड़े कैनवास पर बड़ी तस्वीर हमारे युवाओं को ही बनानी है। सरकार एक दोस्त के रूप में, एक साथी के रूप में आपके साथ मजबूती से खड़ी हुई है। विकसित भारत निर्माण के लिए युवाओं के सुझाव और उनके संकल्पों को जोड़ने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। मैं सभी नौजवानों से माय.गॉव पर विकसित भारत से जुड़े सुझाव साझा करने का फिर से आग्रह करूंगा। तो फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।